अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन आज हम करेंगे। अरस्तु ने अपने राज्य संबंधी जो अवधारणा प्रदान की, उस अवधारणा में उनको और उस अवधारणा के निर्माण में उनको बहुत कुछ सीखने को मिला प्लेटो से। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की अवधारणा दी और उसकी असफलता प्लेटो को जो मिली, उसने अरस्तु के व्यवहारिक विचारों को पुनः सुदृढ़ किया और उसकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया कि जो उसकी सोच रही थी कि व्यवहारिक और मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है, तो वो उसके राज्य की अवधारणा में भी देखने को मिलता है। अरस्तु ये मानता है कि राजतंत्र श्रेष्ठ हो सकता है और एक आदर्श व्यवस्था राजतंत्र के हिसाब से चल सकती है, परंतु व्यवहारिक धरातल पर वो मानता है कि राजतंत्रीय शासन के बजाय मध्यम वर्ग तंत्र की स्थापना ज़्यादा सही है। उसके मध्यम वर्ग तंत्र की अवधारणा का अध्ययन हम आगे करेंगे। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि उसके राज्य की अवधारणा के आधार क्या है। अपने गुरु प्लेटो से प्रभावित होकर वह ये मानता है कि राज्य व्यक्ति का विशाल रूप है, अर्थात व्यक्तियों में जो तत्व सूक्ष्म रूप में हैं वही राज्य में बृहद स्तर पर है। अतः व्यक्ति का विकास राज्य का विकास है। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या आत्मा में 3 तत्व होते हैं: आज्ञाकारिता, क्रियात्मक और चिंतनात्मक। इन तत्वों के आधार पर ही व्यक्ति का विकास होता है और उसी अनुरूप राज्य का भी विकास होता है। जो 3 तत्व बताता है, आज्ञाकारिता, क्रियात्मकता और चिंतनात्मकता, इसमें आज्ञाकारिता क्रियात्मकता के अधीन है, क्रियात्मकता चिंतनात्मकता के अधीन है। अर्थात चिंतनात्मक तत्व सर्वश्रेष्ठ तत्व है और जब चिंतनात्मक तत्व का विकास होता है, उसी अनुरूप राज्य भी श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। समाज में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उसी के अनुरूप मनुष्य विभिन्न गुणों के अनुसार अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अब अरस्तु का ये मानना है कि एक उत्तम व्यक्ति वह है जो नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो, या सद्गुणी व्यक्ति वह है जो नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो, या उत्तम व्यक्ति वह है जो नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो। अब नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होगा वही न्याय की संभावना होगी, या वही राज्य में न्यायशीलता या न्याय संभव हो पाएगा। अब जो न्याय की प्राप्ति है, या समाज में न्याय स्थापित रहे, राज्य में न्याय स्थापित रहे, राज्य न्यायपूर्ण हो, वह तभी संभव है जब व्यक्ति विवेक और सत्य के अनुसार चले। विवेक और सत्य की खोज चिंतन से, मनन से, अनुसंधान से हो सकती है और इसी कारण वह चिंतनात्मक तत्व को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि वह आपको विवेक और सत्य की तरफ ले जाता है। विवेक और सत्य के अनुसार आप नियमों और कानूनों का निर्माण करते हैं। उन नियमों और कानूनों के अनुसार फिर समाज और राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित
हो सकती है। एक राज्य की सफलता के लिए या उसको श्रेष्ठ होने के लिए अरस्तु ये मानता है कि उसको नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होना चाहिए, मूल्यों की दृष्टि से उत्तम होना चाहिए, और इस तरह की व्यवस्था कैसे समाज में स्थापित हो सकती है उसका भी वह चिंतन करता है। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र एक उत्तम शासन प्रणाली हो सकती है, आदर्श शासन प्रणाली हो सकती है, परंतु अधिकांश व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह उस तरह की व्यवस्था के अधीन पूर्ण रूप से संचालित हो सके। अतः वह मध्यम वर्ग तंत्र की अवधारणा देता है। मध्यम वर्ग तंत्र का तात्पर्य यह है कि यह जनतंत्र और धनिक तंत्र का मेल है। इसकी व्याख्या अलग अलग राजनीतिक विज्ञानियों ने की है, परंतु सार केवल यही है कि यह धनतंत्र और जनतंत्र का एक मेल है जिसमें ज़्यादा झुकाव जनतंत्र की तरफ है। सेबाइन के अनुसार यह एक संयुक्त जनतंत्र है और यह श्रेष्ठ राज्य नहीं, यह औसत व्यवहारिक श्रेष्ठ राज्य है, अर्थात एक ऐसा राज्य जिसकी प्राप्ति संभव है। इसी प्रकार डनिंग ये कहते हैं कि पॉलिटी का तात्पर्य संविधान से है, पर अरस्तु उसका उपयोग जनतंत्रीय संविधान के अनुसार करता है। इसी प्रकार फिलिप डॉयल के अनुसार यह ऐसे व्यक्तियों का शासन है जिसमें कार्यपालिका पर नियंत्रण कुलीन वर्ग का है और सामान्य जनता उन पर निगरानी रखने का कार्य करती है। इसी प्रकार कैटलिन मानते हैं कि यह जनतंत्र और धनिक तंत्र का मेल है जिसमें वैधानिक जनतंत्र के साथ कुलीन तंत्र को सम्मिलित कर लिया गया है और जहां कानून का शासन है। सार निकालें तो मध्यम वर्ग तंत्र या जो अरस्तु का राज्य है और जिसके लिए वह एक ऐसे शासन व्यवस्था जो कि वास्तव में संभव है उसकी परिकल्पना करता है, तो वह मध्यम वर्ग तंत्र शासन है जिसमें कुलीन तंत्र के पास कार्यपालिका शक्तियाँ होती है और सामान्य जनता उस पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करती है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र उसके हिसाब से श्रेष्ठ हो सकते हैं, परंतु उन्हें व्यवहारिक धरातल पर लंबे समय तक चलाना असंभव नहीं, अतः वह मध्यम वर्ग तंत्र की अवधारणा देता है और इसी को वह स्वर्ण मध्य की नीति के रूप में अपनाता है। अब अरस्तु अपने राज्य में कानून की सर्वोच्चता स्थापित करता है। कानून की सर्वोच्चता स्थापित करने में उसका तर्क ये है कि व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है या एक व्यक्ति ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो ये कोई आवश्यक नहीं कि उसके पश्चात का व्यक्ति शासक, प्रशासक या सैन्य अधिकारी भी उसी वे में उसी तरह से कर्तव्यनिष्ठ हो। अतः व्यक्ति और जनता दोनों का संचालन कानूनों, व्यक्ति, जनता और शासक, इन सब का संचालन कानून के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि कानून निरपेक्ष है। वह निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने में समर्थ है, अतः कानून को वह अत्यधिक महत्व देता है। तो अरस्तु के राज्य की अवधारणा में दो प्रमुख तत्व आए। प्रथमतः वह ये कहता है कि एक मध्यम वर्ग तंत्रीय राज्य व्यवहारिक औसत संभव राज्य है, और दूसरा वह कानून के आधार पर संचालित होगा। इसी संदर्भ में हम एक अन्य बिंदु जिस पे हमने अभी बात की थी वह यह है कि व्यक्ति और राज्य का विकास अंतर्निहित है, व्यक्ति का ही विशाल रूप राज्य है।
तो व्यक्ति के उत्थान के बिना राज्य का उत्थान नहीं हो सकता। अतः व्यक्ति के उत्थान के लिए क्या क्रिया प्रणाली होनी चाहिए या राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अरस्तु अपने विचार भी रखता है। अरस्तु के अनुसार अब वो जनसंख्या के संदर्भ में, भूमि के संदर्भ में, क्षेत्रफल के संदर्भ में विभिन्न अपने विचार व्यक्त करता है। जनसंख्या के संदर्भ में उसका मानना है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या सीमित होनी चाहिए, न तो वो बहुत अधिक होनी चाहिए न बहुत अधिक कम होनी चाहिए। जनसंख्या के संदर्भ में कितनी होनी चाहिए वो तत्कालीन परिस्थितियों पर छोड़ देता है। उसके अनुसार अधिक जनसंख्या से सुशासन नहीं रह पाता और कम जनसंख्या होने पे आत्मनिर्भरता का अभाव हो जाता है। अर्थात जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए अरस्तु विवाह की आयु तय करने और गर्भपात का भी समर्थन करता है। अब क्षेत्रफल के संदर्भ में कहता है कि राज्य का क्षेत्रफल इतना अधिक विस्तृत भी नहीं होना चाहिए कि पूर्ण रूप से नियंत्रित न कर पाए और बहुत अधिक सीमित भी न होना चाहिए कि राज्य की आवश्यकताएं पूरी न हो। राज्य का क्षेत्रफल इतना होना चाहिए या उसकी जनसंख्या भी उतनी होनी चाहिए कि लोग एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने। जहाँ तक भूमि की अवस्थिति का सवाल है, अरस्तु ये कहते हैं कि भूमि एक तरफ जहाँ समुद्र से जुड़ी होनी चाहिए तो दूसरी तरफ वह एक तरफ भूमि और समुद्र दोनों का लाभ राज्य को मिलना चाहिए, ऐसी उसकी अवस्थिति होनी चाहिए। अब भूमि समुद्र के पास होगी तो उसको जो व्यापार है वो दूसरे देशों से करने में सुविधा होगी और आयात निर्यात की सुविधा रहेगी। दूसरी वस्तुओं को मंगाने में जो राज्य में नहीं है उनकी भी सुविधा रहेगी। परंतु व्यापारी वर्ग जो भी है वह नियंत्रित होना चाहिए और राज्य को व्यापार केवल अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए, न कि दूसरे राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इस संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण चीज ये कहते हैं वो कि राज्य के भौगोलिक चीज़ों के साथ और अन्य तत्वों के साथ एक अन्य तत्व जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है कि राज्यों के नागरिकों का चरित्र उत्तम होना चाहिए। जब तक राज्य के नागरिकों का चरित्र उत्तम नहीं होगा राज्य तब तक विकास नहीं कर पाएगा, चाहे अन्य तत्व, चाहे जनसंख्या, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति कितनी मजबूत हो। अतः वह नागरिकों के चरित्र पर, उसके नैतिक उत्थान पर व्यापक रूप से बल प्रदान करता है। अब आदर्श राज्य के सामाजिक संगठन की अवधारणा के रूप में वह समाज को 6 वर्गों में बांट देता है: कृषक वर्ग, कारीगर वर्ग, योद्धा वर्ग, धनिक वर्ग, पादरी वर्ग और न्यायाधीश। अब इनमें से कृषक वर्ग और कारीगर वर्ग को वो नागरिकता प्रदान नहीं करता और अन्य जो 4 वर्ग हैं उनको वह नागरिकता प्रदान करता है। विदेशियों को भी वह नागरिकता प्रदान नहीं करता, दासों को भी वह नागरिकता प्रदान नहीं करता। अब अरस्तु का जो वर्गीकरण है वह जाति या कर्म के आधार पर नहीं है बल्कि वह आयु के आधार पर है। आरंभ में व्यक्ति एक सैनिक के रूप में कार्य करेगा, फिर वो प्रौढ़ावस्था में शासन संबंधी काम करेगा और अपने जीवन के अंतिम काल में वो पुरोहित कार्य या पादरी का कार्य करेगा। आदर्श राज्य में शिक्षा के संदर्भ में वो बहुत ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बताता, परंतु वो शिक्षा को 3 भागों में बांट देता है: 0 से 7 वर्ष, 7 से 14 वर्ष और 14 से 21 वर्ष। 0 से 7 वर्ष तक की जो उसकी शिक्षा है उसको पुनः वह 3 भागों में बांटता है: 0 से 2 वर्ष, 2 से 4 और 4 से 7। 0 से 2 वर्ष तक का जो काल है वह बच्चे के विकास के लिए और उसके मौसम के अनुकूल बनाने के लिए है। 2 से 4 वर्ष तक का कार्य उसके अंगों को पुष्ट करने के लिए है। 4 से 7 वर्ष तक की जो आयु है
उसमें वो प्रयत्न करता है कि बच्चों को नैतिक दृष्टि से थोड़े बहुत सही संस्कार दिए जा सकें और वो किसी अनैतिक कार्य से बचें। आगे 7 से 14 वर्ष तक वो नैतिक शिक्षा पे और शारीरिक शिक्षा पे बल देता है। 14 वर्ष के बाद वो बौद्धिक शिक्षा प्रदान करने पर अधिक बल प्रदान करता है। संपत्ति और परिवार के संदर्भ में वो प्लेटो की साम्यवादी योजना को नहीं मानता और उनका मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए, पर वो असीमित व्यक्तिगत संपत्ति का भी समर्थन नहीं करता। उसके अनुसार संपत्ति 2 प्रकार की है, सजीव और निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में जमीन, पैसा आदि सम्मिलित है, जबकि सजीव संपत्ति में दास है। संपत्ति प्राप्ति के भी कई प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके बताता है। उनके अनुसार अप्राकृतिक तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए। संपत्ति को वह यह मानता है कि उसका उपयोग सामूहिक रूप से हो। व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है, पर उसका उपयोग सामूहिक रूप से होना चाहिए। परिवार की मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संपत्ति आवश्यक है। वह भूमि के संदर्भ में भी कहता है प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 भूखंड होने चाहिए, एक केंद्र में और एक भूसीमा के पास या जहाँ बॉर्डर है वहाँ पे होने चाहिए। और संपत्ति को भी वो सार्वजनिक और व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में मानता है, और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका एक भाग देव पूजा के लिए होना चाहिए और दूसरा भाग सहभोज के लिए होना चाहिए। अरस्तु की ये जो राज्य की अवधारणा है, इसके संदर्भ में कई कमियां भी हैं और उसकी आलोचनाएं भी हैं। कई बार ये कहा जाता है कि अरस्तु का जो राज्य है वह प्लेटो का उपादर्श राज्य है। इसके अलावा उसने आदर्श राज्य के संदर्भ में पूर्ण विवरण नहीं दिया है। उसकी शिक्षा की योजना भी एकांगी है और उसके गहराई में वह नहीं जाता। वह कुछ वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के संदर्भ में मौन हो जाता है। नागरिकता के संदर्भ में उसकी आलोचना होती है कि नागरिकता वह शिल्पियों और कृषकों को प्रदान नहीं करता, दासों को प्रदान नहीं करता, और दासता का समर्थन स्वयं ही उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसके अलावा उसने ये मान लिया है कि व्यक्ति के विकास की चरम अवस्था राज्य है, तो राज्य तो अभी भी विकसित हो रहा है। उसकी चरम अवस्था कब आएगी? 2000 साल बाद भी नहीं आई है, 2500 साल बाद भी नहीं आई है। तो ये मान लेना कि राज्य ही चरम अवस्था है सही नहीं होगा, क्योंकि राज्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, उसे चरम मान लेना सही नहीं है। समाज में अन्य कई उद्देश्य सन्निहित होते हैं जिसकी तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है। कई बार राज्य भी गलत कार्य करता है, तो उसी को चरम मान लेना कहाँ तक सही है, यह अपने आप में अरस्तु के जो राज्य की अवधारणा है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह या आलोचनात्मक प्रश्न चिन्ह लगाता है। परंतु फिर भी अरस्तु ने जो राज्य की अवधारणा दी उसमें वह जनतंत्र की तरफ झुका। वह राजतंत्र का समर्थक हो सकता है, वह कुलीन तंत्र का समर्थक हो सकता है, या उसको श्रेष्ठ शासन वो मानता है, फिर भी उसको लगता है कि वह जनतंत्र और संयत जनतंत्र, ऐसा जनतंत्र जिसमें व्यक्ति की निगरानी हो, वह श्रेष्ठ शासन है। कहीं ना कहीं उसकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है कि जिस लोकतंत्र की परिकल्पना और जिसके लिए जिसको श्रेष्ठ शासन प्रणाली हम मानते हैं, उसका अन्वेषण या उसकी आवश्यकता अरस्तु ने आज से 2500 वर्ष पूर्व ही इंगित कर दी थी। हालांकि वो पूर्ण लोकतंत्र और मतदान आधारित लोकतंत्र की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया था, परंतु जनता के हितों और जनता की प्रमुखता, उसकी निगरानी का उसने समर्थन किया। यह एक उसकी दूरदर्शिता को और उसकी बौद्धिकता को दर्शाती है।